नमस्कार साथियों, अनीश कुमार शुक्ल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप लोगों का एग्री थिंकर्स के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, कृषि भौतिकी एवं जलवायु विज्ञान एग्रीकल्चरल फिजिक्स एंड क्लाइमेटोलॉजी जो कक्षा 11 कृषि में पढ़ाई जाती है, उसका जो उष्मा हम स्टार्ट किए हैं, सेकंड यूनिट है हीट एंड क्लाइमेटोलॉजी, उष्मा तथा जलवायु विज्ञान। तो उष्मा का एक लेक्चर ऑलरेडी हमारे चैनल पर आ चुका है, ये उष्मा का सेकेंड और लास्ट लेक्चर है। इसके बारे में हीट जो है वो कंप्लीट हो जाएगी इसके बाद आपकी, ठीक है। चलिए देखते हैं आज के लेक्चर को। यहाँ पर देखिए, आधा हमने कंप्लीट करा दिया है। अब यहां से शुरू करते हैं। उसमें विकिरण का वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है, अर्थात 3 × 10⁻⁸ यही प्रकाश का वेग होता है। उसमें विकिरण की प्रवृत्ति अनुप्रस्थ होती है, ध्यान में रखेंगे। उसमें विकिरण को देखा नहीं जा सकता है। उसमें विकिरण का स्पेक्ट्रम कांच से बने प्रिज्म द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि कांच उसमें विकिरण को अवशोषित कर लेता है, ठीक है, उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। उसमें विकिरण का स्पेक्ट्रम रॉक सॉल्ट या क्वार्टज से बने प्रिज्म द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। उसमें विकिरण सीधी रेखा में चलते हैं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। उसमें विकिरण प्रकाश की महत्वपूर्ण घटनाएं जैसे परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, ठीक है, जिसको बोलते हैं, और फिर विवर्तन, ध्रुवण इत्यादि को प्रदर्शित करता है। उसमें विकिरण व्युत्क्रम के नियम का पालन नहीं करता है, ध्यान में रखना है। और विकिरण की तीव्रता का फॉर्मूला आई प्रोपोर्शनल 1/r² होगा, ठीक है। फिर विकिरण की तीव्रता विकिरण स्रोत से दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यहाँ पर देख लीजिए, ये यहाँ पर फॉर्मूला है RMI/VUXG, ऊर्जा का बढ़ता क्रम, आवृत्ति का बढ़ता क्रम और तरंग दैर्ध्य का घटता क्रम। ये RMI/VUXG का मतलब है रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजुअल लाइट, अल्ट्रावायलेट, एक्सरेज, गामा रेज, ठीक है। यहाँ पर उसमें विकिरण एवं तरंग दैर्ध्य जो है तथा तरंग दैर्ध्य 7800 एंगस्ट्रम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर फिर देखिए, दृश्य प्रकाश, ठीक है, जिसको विजुअल लाइट बोलते हैं, उसका जो वेव लेंथ है, जो तरंग दैर्ध्य है, वो 4000 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम होता है, या इसी को 3900 से 7800 एंगस्ट्रम कह सकते हैं। उसमें विकिरण का तरंग दैर्ध्य 7800 एंगस्ट्रम से अधिक होता है। विकिरण की प्रवृत्ति अनुप्रस्थ होती है। विकिरण का ध्रुवण यानी पोलराइजेशन होता है, ठीक है। उष्मीय स्थानांतरण की तीव्रतम विधि है, ठीक है, विकिरण। सूर्य से उष्मा पृथ्वी तक पहुंचती है विकिरण विधि द्वारा। विकिरण दाब आरोपित करता है। उसमें विकिरण का किसी भी प्रकाश पर आपतित होना, देखिए क्या कहलाता है, आपतित विकिरण कहलाता है, ठीक है। यहाँ पर परावर्तक क्षमता का फॉर्मूला यहाँ पर आप लोग देते हैं, AR = QR/QI, ध्यान में रखना है। इसमें अवशोषण क्षमता A = Q1/QI, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। पारगम्य क्षमता AT = QT/QI, ध्यान में रखना है आपको ये फॉर्मूला जो है। फिर यहाँ पर देखिए, ये सभी क्षमताएं मात्रकहीन व विमाहीन, यानी डायमेंशन लेस है, विमाहीन है, और ये मेजरमेंट लेस यानी मात्रकहीन भी है, ठीक है, मीजर लेस है। आपतित विकिरण की मात्रा, यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं QI = QR+QA+QT, ठीक है। तीनों क्षमताओं का योग एक होता है, ठीक है। A + AR + AT = 1, यह फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। यहीं पर आपके वन लाइनर लगते हैं। पूर्ण परावर्तक वस्तु के लिए परावर्तक क्षमता AR = 1 होगा, A = 0 होगा, AT = 0 होगा। अच्छे परावर्तक बुरे अवशोषक होते हैं, ध्यान में रखेंगे, और जो अच्छे अवशोषक होते हैं वो बुरे परावर्तक होते हैं। पूर्ण अवशोषण के लिए ए जो है वो 1 हो, AR 0 हो और AT 0 हो। पूर्ण पारगम के लिए AT 1 हो, A 0 हो और AR 0 हो, ठीक है, ध्यान रखेंगे। यहाँ पर वस्तु जो अपने पर आपतित संपूर्ण विकिरण ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है, ऐसे आदर्श कृष्णिका का पूर्ण कृष्ण पिंड कहते हैं, ठीक है, सभी तरंग दैर्ध्य को इसके ध्यान में रखेंगे। फिर यहाँ पर देखिए, आदर्श कृष्ण पिंड के लिए अवशोषण क्षमता A = 1 होती है। उत्सर्जन क्षमता क्या होती है, तो देखिए, किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा को उत्सर्जन क्षमता कहते हैं, ठीक है। उत्सर्जन क्षमता बराबर ऊर्जा बटे क्षेत्रफल गुणे समय होता है। यानी यहाँ पर देख लीजिए, एक्सक्रेशन एनर्जी इक्वल टू, यहाँ पे ऊर्जा जो है आपका थीटा है अपन क्षेत्रफल यानी एरिया गुणे समय यानी टाइम, ठीक है। उत्सर्जन क्षमता कैसा ही मात्रक Wm/s होता है, ठीक है, Wm/m²। उत्सर्जन क्षमता का विमीय सूत्र mL होता है। आदर्श कृष्ण के लिए उत्सर्जन क्षमता को दर्शाते हैं E से, ठीक है। कोई भी वस्तु ऊर्जा का उत्सर्जन तब तक करेगी जब उसका ताप कितना, तो 0 डिग्री केल्विन से अधिक हो। स्टीफन का नियम क्या कहता है, देखिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। आदर्श कृष्णिका के प्रति एकांक क्षेत्रफल से प्रति उत्सर्जित विकिरण की मात्रा है, जिसको ई बोलते हैं, वस्तु के परम ताप यानी टी के चतुर्घात के समानुपाती होती है। फॉर्मूला यहाँ पर आपका E∝T4, E = T4, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। जहां ये जो इसको सिग्मा बोलते हैं, ठीक है, सिग्मा T4, ये स्टीफन नियतांक है, ठीक है।
यहाँ पर सिग्मा का जो मान है वो 5.67 इंटू 10⁻⁻8 है, और सिग्मा का मात्रक जो है ये वाट मीटर स्क्वायर केल्विन 4 होता है, और सिग्मा का विमेय सूत्र ml इनवर्स टी mt इनवर्स थीटा यानी क्यू पर आपका -4। ठीक है, आगे देखिए, कम ताप पर वस्तु कम ऊर्जा विकिरण उत्सर्जित करता है, अधिक ताप पर अधिक ऊर्जा विकिरण उत्सर्जित करता है। E1/E2 माइनस T1/T2 इस पर होल पावर 4, यही फॉर्मूला है। वस्तु कम ताप पर अधिक तरंग दैर्ध्य के विकिरण का उत्सर्जन करता है, वस्तु अधिक ताप पर अधिक तरंग दैर्ध्य के विकिरण का उत्सर्जन करता है। तारों का रंग दर्शाता है ताप को, ध्यान रखेंगे, जो तारे हैं स्टार्स, उनकी जो कलर है वो ताप यानी टेम्परेचर को डेनोट करता है। ताप और तरंग दैर्ध्य के बीच संबंध बताने वाला नियम आप ध्यान रखेंगे वीन का विस्थापन नियम यानी वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ कहलाता है, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। फॉर्मूला भी इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अधिकतम ऊर्जा के संगत तरंग दैर्ध्य आदर्श कृष्णपिंड के परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग सारी चीजें देख सकते हैं फॉर्मूला। यहाँ पर ये आपका वीन नियतांक है फॉर्मूले में, बी का मान 2.9 इंटू 10⁻³ मात्रक मीटर केल्विन, वीमा जो है आपकी देख सकते हैं। तारों का ताप ज्ञात किया जा सकता है वीन के विस्थापन नियम से। ठीक है, न्यूटन का शीतलन नियम देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो इसमें आपका किसी वस्तु के ठंडे होने की अथवा उष्मा हानि के दर की वस्तु तथा वातावरण के बीच तापांतर के अनुक्रमानुपाती होती है, यही आपका न्यूटन का शीतलन नियम, यानी उष्मा हानि की दर प्रोपोर्शनल तापांतर होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या है, 1 सेकेंड, ΔH/ΔT प्रोपोर्शनल डेल्टा टी। ठीक है, या माइनस ΔT/ΔT, ठीक है, माइनस Δθ/ΔT प्रोपोर्शनल डेल्टा टी। ठीक है, यहाँ पर क्या है, न्यूटन का शीतलन नियम, विशेष रूप से स्टीफन के नियम का। ठीक है, अच्छे अवशोषक अच्छे उत्सर्जक होते हैं, यह नियम किरचॉफ का नियम। देखिए किरचॉफ का नियम पूछा जाता है तो क्या होता है, अच्छे अवशोषक अच्छे उत्सर्जक होते हैं, ये किरचॉफ का नियम है। ठीक है, काला व खुरदुरी सतह से अच्छे अवशोषक व अच्छे उत्सर्जक होते हैं। ठीक है, न्यूटन के शीतलन के नियम पर आधारित प्रश्न, तो ये प्रश्न आप लोगों को जो है यहाँ से जो T2 है वो पता चल जाएगा। ये जो फॉर्मूला से आपको ध्यान रखना है, पहला स्टेप दूसरा स्टेप सारी चीजें। ठीक है, यहाँ पे के आपको ज्ञात करना है, तो ये चीजें आपको पढ़ते रहना है। ठीक है, फिर देखिए पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का ताप 80 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस तक होने की, ठीक है, वह मीटर का कितना समय उसमें लगेगा, तो इस वस्तु का ताप यानी 0 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा से 60 डिग्री सेल्सियस तक होने में कितना समय लगेगा। तो ये सारी फार्मूला जो है आपको इन क्वेश्चंस को लगाते रहना है। हीट इंजन देखिए क्या होता है, ये पूछा जाता है। देखिए आपको वन लाइनर लगाना है, उसको समझने से होगा। ठीक है, आपको करना पड़ेगा, मतलब जो आपके वो क्वेश्चन वन लाइनर में आपको बता देता हूँ, जो आपके क्वेश्चन है न्यूमेरिकल वे आपको वो लगाना पड़ेगा। ठीक है, हीट इंजन क्या होता है, तो एक ऐसी युक्ति होती है जो उष्मा को यांत्रिक कार्य में बदलती है, इसी को उष्मा इंजन या हीट इंजन कहते हैं। और ये 3 इसके मुख्य भाग होते हैं, कौन कौन से, पहला स्रोत, दूसरा कार्यकारी पदार्थ, तीसरा सीक। ठीक है, यहाँ पर देखिए उष्मा इंजन का भाग जो उच्च ताप पर होता है उसे स्रोत कहते हैं, और वह भाग जो निम्न ताप होता है उसे सिंक। ठीक है, उच्च ताप पर स्रोत होगा, निम्न ताप पर सिंक होगा। वैसे कार्यकारी पदार्थ जैसे आपका भाप है, डीजल है, पेट्रोल है, ठीक है, ये स्रोत से जुड़े रहते हैं कार्यकारी पदार्थ। ठीक है, 2 प्रकार के इंजन होते हैं, हम आपको उसमें भी बता चुके हैं, कृषि अभियंत्रण में उसमें भी है। तो आंतरिक दहन इंजन, बाह्य दहन इंजन, इंटरनल कंबशन और एक्सटर्नल कंबशन। आंतरिक दहन इंजन में ईंधन को इंजन के अंदर जलाकर उष्मा उत्पन्न कर, जैसे डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन, ये हम आपको कृषि अभियंत्रण में बता चुके हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए वायु दहन इंजन में ईंधन को इंजन के बाहर जलाकर उष्मा उत्पन्न करते हैं, जैसे भाप इंजन आपका। ठीक है, यहाँ पर दक्षता देख लीजिए, तो यहाँ पर जो है आपका जो पेट्रोल इंजन होता है इसकी दक्षता 35 से 45% और डीजल इंजन की 45 से 55%, यानी डीजल इंजन आपका अच्छा होता है। ठीक है, उष्मा को कार्य में बदलने की क्षमता को दक्षता कहते हैं। दक्षता मात्रकहीन व विमाहीन राशि, दक्षता को प्रतिशत में प्रदर्शित करते हैं। कार्य उष्मा में क्या संबंध है, तो W=JQ, W=JH होता है। ठीक है, यहाँ पे J क्या है, न तो कोई भौतिक राशि और न ही कोई नियतांक है, J एक परिवर्तक गुणक है।
ठीक है। ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक जे है, जे का मान 4.18 जूल पर कैलोरी होता है, हम रखेंगे जे का मात्रक जूल पर किलो कैलोरी। जूल जो है मात्रकहीन और विमाहीन राशि है जे, ठीक है। गैसों से संबंधित नियम, पहला बॉयल का नियम, काफी पूछा जाता है बॉयल का नियम, गैसों से संबंधित नियम है ये। देखिए, स्थिर ताप पर किसी गैस के निश्चित मात्रा का दाब गैस के आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यही होता है बॉयल का नियम, ठीक है। P प्रोपोर्शनल 1/V, PV इसमें नियतांक होता है, ये ध्यान रखेंगे। बॉयल के नियम में स्थिर रहने वाली राशि तो ताप यानी टेम्परेचर हो जाएगा, और स्थिर ताप पर दाब यानी जो पी है वो आयतन के बीच जो खींचा गया ग्राफ होता है वो यहाँ पर समकोणीय अतिपरवलय होता है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं ये समकोणीय अतिपरवलय का यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। पीवी व पी के बीच आप देखेंगे तो ग्राफ समांतर होगा दाब अक्ष के, ठीक है। पीवी व वी के बीच ग्राफ समांतर होगा तो वी अक्ष के, ठीक है। चार्ल्स का नियम क्या होता है, देखिए जो नियम है चार्ल्स का नियम होगा, स्टीफन का नियम होगा, न्यूटन का शीतलन नियम होगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। चार्ल्स का नियम, स्थिर दाब पर किसी गैस के निश्चित मात्रा का आयतन गैस के परम ताप के अनुक्रमानुपाती होता है, ये चार्ल्स का नियम। वी प्रोपोर्शनल टी, वी अपॉन टी इक्वल टू नियतांक, यही होता है, ठीक है। चार्ल्स के नियम में स्थिर रहने वाली राशि तो दाब है, ठीक है। चार्ल्स के नियम का अन्य रूप तो यह है, इसका अन्य रूप है, ठीक है, पढ़ेंगे। यहाँ पर आपको चीजें पढ़ लेनी है, ठीक है, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है, जहां से वन लाइनर आपके सॉल्व होंगे। वह ताप जिस पर गैस का आयतन शून्य हो जाता है उसे परम शून्य यानी एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, इस पर जो गैस है उसका आयतन शून्य हो जाता है, ठीक है। परम शून्य ताप का सत्यमान 273.15 डिग्री सेल्सियस या 0 डिग्री केल्विन होता है। गैलुसेक का नियम देखिए गैलुसेक काफी इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं, ये केमिस्ट्री में भी आते हैं, रासायनिक संयुग नियमों में इन्होंने गैसीय आयतन संबंधी नियम दिया था, वही है यहाँ पर। स्थिर आयतन पर किसी गैस के निश्चित दाब मात्रा का दाब गैस के परम ताप के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी यहाँ पर P प्रोपोर्शनलिटी P अपॉन T इक्वल टू नियतांक होगा। गैलुसेक के नियम में स्थिर रहने वाली राशि आयतन है। अवोगाद्रो का नियम देखिए ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो आपको केमिस्ट्री में भी मिलेगा, एजी केमिस्ट्री क्लास 12 में, अवोगाद्रोस हाइपोथेसिस, ठीक है। समान ताप और दाब की दशा में गैसों के समान आयतनों में अणुओं की संख्या समान होती है, यही है अवोगाद्रो का नियम। फिर ग्राहम का विसरण नियम, ग्राहम का विसरण नियम देखिए, तो किसी गैस की विसरण की दर गैस के घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी R इक्वल टू 1/√A, इसी को बोल सकते हैं R इक्वल टू 1/√D, ठीक है। इसी को बोल सकते हैं R माइनस 1/√M, जहां यहाँ पे D आपका घनत्व है, डेंसिटी है, M अणुभार है, मोलिकुलर वेट, ठीक है। आदर्श गैस क्या होती है, तो वह गैस जो बॉयल व चार्ल्स के दाब के नियमों का पालन करे वही आदर्श गैस है। वास्तविक गैस क्या है, जो इन नियमों का पालन न करती हो, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए आदर्श गैस के लिए जो आपका अंतराण्विक जो आपका वलन गण्य होता है, जो बल है वो नगण्य होता है, अंतराण्विक बल। वास्तविक गैस आदर्श गैस जैसा व्यवहार करती है उच्च ताप तथा निम्न दाब पर, ठीक है। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा केवल गतिज ऊर्जा के रूप में होती है, वास्तविक गैस की आंतरिक ऊर्जा गतिज व स्थितिज ऊर्जा दोनों के रूप में रहती है। आदर्श गैसों की जो ऊर्जा है वो निर्भर करती है आंतरिक केवल ताप पर, ठीक है। वास्तविक गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है ताप, दाब और आयतन सभी पर। गैस के अणुओं की चाल गैस के परम ताप के वर्ग के समानुपाती होती है, अर्थात V आपका प्रोपोर्शनल √T होगा। यहाँ पर गैस के अणुओं का औसत ऊष्मीय वेग कितना होता है, तो V प्रोपोर्शनल √T होता है, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन है जो आपके ऐसे ही पूछ लिए जाते हैं। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है ताप यानी टेम्परेचर पर। ध्यान में रखेंगे आदर्श गैस समीकरण 1 मोल गैस के लिए तो PV इक्वल टू RT होगा, और N मोल गैस के लिए PV इक्वल टू NRT होगा, जहाँ जो R है आपका वो सार्वत्रिक गैस नियतांक है, ध्यान में रखेंगे। ये देखिए आपका जो हीट है यहाँ से कंप्लीट होता है, ठीक है। आप PDF के लिए ज्वाइन करिए टेलीग्राम चैनल, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। हमने आपको 8 मिनट ये हो गया, और पिछला लेक्चर 2 लेक्चर में हमने आपको हीट कंप्लीट करा दिया है। जो लेक्चर नंबर संभवतः आपका 11 है वो आपका होगा यहाँ पर क्लाइमेटोलॉजी यानी जलवायु विज्ञान का। PDF के लिए ज्वाइन करिए टेलीग्राम चैनल। ये जो नोट्स है जो हमने प्रिपेयर किया है ये आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहां से ज्वाइन करिए और आज ही नोट्स आपको मिल जाएगा, डाउनलोड करके अपने नोट्स आप बनाते रहिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको क्या करना है, देखिए 73-74% स्टूडेंट्स वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, वो सबसे बुरी बात है। आपको चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, अदरवाइज आपको वीडियोस मिलेंगी नहीं, आपको सर्च करना पड़ेगा,
ठीक है, नहीं तो नोटिफिकेशन आ जाएगी अगर सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, और इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते रहें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहां से भी जुड़ जाए और अपनी क्वेरीज आप हमसे पूछ के सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कोई भी क्वेश्चन है अगर आपके मन में तो कमेंट में आप लिख दीजिए, उसका आंसर जो है हम कर देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और 11th एग्रीकल्चर, 12th एग्रीकल्चर, बीएससी एजी फर्स्ट सेमेस्टर, इसकी लगातार हमारे चैनल पर क्लासेस आ रही हैं, तो उसको आप देखते रहेंगे। देखिए हम आपकी सारी तैयारी करा देंगे, आपको दूसरे चैनल पर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आपको एग्री थिंकर्स के साथ जुड़े रहना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।